Hello, guys. A very good evening to all of you. It's a rainy day today. बहुत अच्छी बारिश हो रही है. फ़िलहाल इस टाइम की बारिश सभी के लिए अच्छी नहीं है. सो जस्ट प्रे फॉर दोज फार्मर्स जिन्होंने गेहूं लगा कर रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा परेशान है. हम सभी के लिए बहुत ही दुख की बात होनी चाहिए, ना कि बहुत एन्जॉयमेंट की बात होनी चाहिए, राइट? तो फिर आज हम थर्ड अपना स्टार्ट करते हैं, प्रैग्मेटिज्म. तो प्रैग्मेटिज्म क्या है, और ये लास्ट रहेगा हमारे वीडियो सेशन में द स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी से. तो प्रैग्मेटिज्म की यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दी गई है जिसे आप पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको समझा रही हूँ कि क्या है प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद, जिसके अलग अलग नाम हैं: व्यवहारवाद, प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद. यहाँ पर व्यवहारवाद 2 बार रिपीट हो गया है, राइट? तो इन नामों से हम जानते हैं प्रयोजनवाद को. इसका एक्चुअली तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है, सोशली देखते हैं, बिहेवियर के थ्रू देखते हैं, उसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिज्म. ओके. प्रैग्मेटिज्म में मेन टॉपिक क्या रहता है, मेन कॉन्सेप्ट क्या रहता है? यहाँ पर ये बात करते हैं बहुत ही सामाजिक की. ये बात करते हैं बच्चे के अंदर एक सोशल स्किल का डेवलपमेंट इस कदर हो जाए कि बच्चा अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो जो समाज के साथ उसका समायोजन है, जो बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा, वो अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सके, राइट? तो ये है प्रैग्मेटिज्म. यहाँ पर आत्मा परमात्मा की बात नहीं होगी. ना ये आत्मा को मानते हैं, ना परमात्मा को मानते हैं, ठीक है? संसार में किसी भी तरीके के अस्तित्व की बात नहीं करते. बस ये बात करते हैं एक प्रैक्टिकलिटी की. जो काम हो रहा है बस वही वही चीज़ है. यहाँ पर ये बात करते हैं विचारों की, ठीक है, बात करते हैं मूल्यों की, बस इसकी बात करते हैं. बहुत ज़्यादा सत्य को लेकर के नहीं चलते, है ना? तो ये है प्रैग्मेटिज्म. अब प्रैग्मेटिज्म में आप ये पूरी डेफिनीशन पढ़ सकते हैं, और इसके मेन जो समर्थक रहे हैं वो क्या, कौन कौन रहे हैं? सबसे पहले सीबी पियर्स. इन्होंने सबसे ज़्यादा इसकी बात की है. यहाँ मैंने पीपीटी में नेम नहीं मेंशन किया हुआ है. फिर विलियम्स जेम्स और शिलर, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जॉन डीवी. जॉन डीवी का ये प्रयोजनवाद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. स्पेशली किस में पूछा जाता है? जितने भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें पूछा जाता है. ओके. तो प्रयोजनवाद जो है बहुत सारे सिद्धांतों पर बल देता है, वो अभी हम आगे बात करेंगे, और ये सबसे ज़्यादा बल देता है उपयोगिता के सिद्धांत पर, ठीक है? तो ये हो गया प्रैग्मेटिज्म. आगे देखते हैं क्या है. जो मेन प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म है वो क्या क्या है? जो बोल्ड में आपको 6, 7, 8, 9 दिख रहे हैं, ये है क्या? ऑब्जेक्टिव्स. और प्रिंसिपल क्या है? जो 1 to 5 दिए हुए हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या है? सत्य की प्रकृति परिवर्तनशील है. सबसे पहले इसकी बात की जा रही है. सबसे पहले इन्होंने बात की है सत्य की प्रकृति परिवर्तनशील है. तो इसमें आप सबसे ज़्यादा समझिए, ये बात करते हैं कि अगर जो आज चीज़ सत्य है, जो आज बात सत्य है, वो कल सत्य रहेगी, ऐसा मानना भी क्या है? भ्रम है. ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए. जैसे आज हम बीएड में ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, क्या ये 10 साल बाद भी काम में रहेंगे? ये मेरा वीडियो 10 साल बाद भी काम में आएगा? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. कॉन्सेप्ट चेंज होगा. अभी सोचिए कि डेली की डेली रिसर्चेज होती रहती हैं. वो क्यों होती हैं? वो हमारी आज की चीज़ पर रिसर्च करके कुछ हमें न्यू रिजल्ट दे रही है, ठीक है? बेसिक हमारा यही रहेगा, बट हम आगे कुछ नया पढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसको समझिए. जब छोटे बच्चे, जब हम लोग छोटे थे, आप छोटे थे, तब हमने स्लेट और चौक से पढ़ाई की. क्या बच्चे आज उसी स्लेट या चौक से पढ़ते हैं? नहीं. वो उस टाइम का सत्य था, आज के टाइम का नहीं. ठीक है, एक तो ये बात हुई. नेक्स्ट की बात हम करते हैं. नेक्स्ट की बात क्या है? अनेक तत्वों से इस संसार की रचना हुई है. प्रयोजनवादी हमेशा तत्व की बात करेंगे. वो हमेशा ये बात करते हैं कि तत्वों के ही परस्पर मिलने से ये जो पूरा संसार, पूरी सृष्टि है, इसकी रचना हुई है. ठीक है. तो यहाँ पर बहुतत्ववादी भी इसको कहा जाता है. इसी दर्शन को बहुतत्ववादी भी कहा जाता है. ये लोग किसकी बात करते हैं? इन तत्वों के ही मध्य एक प्रक्रिया चलती रहती है. मतलब जो 2 तत्व, 3 तत्व, या जितने भी तत्व हैं आपस में मिलते रहते हैं, तो चीज़ें नई नई डेवलप होती रहती हैं. यहाँ पर एक क्रिएशन होता रहता है, और इसके ही
अपने स्पेशल गुण के कारण जितनी भी चीज़ें हैं वो हमेशा चलती रहेंगी। तो प्रयोजनवाद किस बात को कहता है? ये बात करता है यहाँ पर हमेशा निर्माण होता रहेगा। जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट वाले में आपको बताया कि आज जो बात मैंने बोली, कल वो झूठी हो सकती है, बट इसी बेस के आधार पर चीज़ें बदलती हुई चलती जाएँगी, ठीक है? बढ़ती हुई चलती जाएँगी। एक हमेशा एक निर्माणावस्था में चलता रहेगा। जैसे आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स जो रहती हैं, वो हमेशा हमेशा वो क्या रिनोवेशन में रहती हैं, मैन्युफैक्चरिंग वे में रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर निर्माण चलता ही रहेगा और उस निर्माण के चलने से ही हम डेवलप कर पाते हैं, ठीक है? तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट समझिए क्या है, सामाजिक कुशलता सामाजिक विकास का आधार। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बताया कि जो प्रैग्मेटिज्म है वो सोशल लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेगा। तो यहाँ पर सामाजिक कुशलता ही समाज का विकास का आधार है। वो इस तरह से है कि मनुष्य भी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग क्या है, एक सोशल बीइंग, राइट। तो अगर हम में सोशलिटी डेवलप होगी तभी तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। जैसे हम अपनी डेली शेड्यूल डेली लाइफ में जो चीज़ें करते हैं उसमें, जैसे आप कॉलेज आए, कॉलेज में फ्रेंड्स बने, टीचर से एक कनेक्शन बना, वहाँ पर क्या है, एक लव और अफेक्शन वाला सीन चलता है। वहाँ आप बहुत ही शांत रह करके भी चीज़ें करते हो, बहुत सामने वाले को भी समझते हो, एक फीलिंगफुल वर्क हो रहा होता है और धीरे धीरे हम अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, राइट। तो मतलब आप जो हमने आइडियलिज्म में बात की है, जो हमने नेचुरलिज्म में बात की है, वो एकदम भूल जाइए। प्रैग्मेटिज्म बात करता है कि जहाँ आपका सोशल इंटरेक्शन अच्छा हो, जहाँ आप एक दूसरे से अच्छे से बात कर सको, मैनर्सफुल वे में बात कर सको और जहाँ पर सोसाइटी का एक अच्छा डेवलपमेंट हो, तो वो इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सामाजिक जीवन पर बल, ठीक है। इसमें क्या है, सामाजिक जीवन को ही प्रयोजनवाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। रीज़न क्या है कि जब हम समाज में ही रहेंगे तो हमें समाज में रहकर ही अपने आप को भी डेवलप करना है, प्लस हमारे डेवलपमेंट से सोसाइटी डेवलप होगी, ठीक है। तो समाज के बाहर का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रयोजनवाद इसकी कोई बात नहीं करता। वो बात करता है आज हमें यहाँ रहना है, हमें खाना खाना है, हमें कपड़े अच्छे पहनने हैं, हमें एक जॉब अच्छी करनी है। तो बस मैंने स्टार्ट किया ABCD से, देन मैंने लास्ट में जॉब पा लिया। बस यही हमारा लक्ष्य था और यही मुझे पाना था। बस यहीं पर प्रयोजनवाद सीमित हो जाता है, ठीक है। ये एक बात हो गई। फिर उन्होंने फिफ्थ पॉइंट में लास्ट प्रिंसिपल पर क्या बात की, किसी सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास नहीं। मतलब ये किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। ईश्वर की बात पर ये क्या बोलते हैं, बस ये एक कल्पना शक्ति है और नथिंग एल्स। ये आध्यात्मवाद में भी विश्वास नहीं करते, ये आध्यात्मवाद का बिल्कुल समर्थन नहीं करते, ठीक है। तो ये किसी भी प्रकार की सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास नहीं करता है, ठीक। फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। मूल्यों एवं आदर्शों का विकास करना, कि मूल्य कैसे होने चाहिए, किस किस तरीके का आदर्श किस तरीके का होना चाहिए, इसकी बात करते हैं ये, ठीक है। मतलब ये सबसे पहला पॉइंट क्या है, बच्चे के अंदर जो खुद में इनबिल्ट है, जो स्वयं में अपने लिए मूल्यों की रचना कर सके, मतलब जो उसके पास है उससे वो अपनी चीज़ों की रचना कर सके, ठीक है। और उसके लिए क्या करेगा टीचर, बस जस्ट एक सिचुएशन को क्रिएट कर देगा। जैसे कि आप कॉलेज आए, आपने पढ़ाई की, सब बच्चे क्लास में बैठे हैं, सब पढ़ रहे हैं, टीचर ने एक सिचुएशन क्रिएट की कि आज हम प्रैग्मेटिज्म पढ़ेंगे। तो कुछ बच्चे प्रैग्मेटिज्म को समझ पा रहे हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्या है, वो उनके अंदर से एक इनबिल्ट चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि सब बच्चों ने पढ़ा हो, बट फिर भी वो उसके नाम से समझ पा रहे हैं कि हाँ ये व्यवहारवाद है, ये प्रैक्टिकलिटी की बात हो रही है। तो प्रैक्टिकलिटी कहाँ कहाँ होती है, जैसे हम आज प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं, प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये और कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। दैट मीन्स कि वो मूल्य उनमें डेवलप नहीं थे और वो मूल्य उनमें डेवलप हैं जो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक कुशलता का विकास। ये पहले भी बहुत समझाया, बिल्कुल सेम यही है। सामाजिक कुशलता पर प्रयोजनवाद बहुत ज़्यादा बल देता है। रीज़न क्या है कि हमें सोसाइटी को डेवलप करना है, ठीक। नेक्स्ट फिर उसकी बात क्या है, रुचियों एवं प्रवृत्तियों पर बल। बच्चे की जो इंटरेस्ट है, जो उसकी टेंडेंसी है, फॉर एग्जांपल एक बच्चे की टेंडेंसी है कि वो इंग्लिश में लिटरेचर को बहुत अच्छे से पढ़ पाता है और एक बच्चा इंग्लिश में लिटरेचर को नहीं पढ़ पाता, ठीक है।
तो हम उस बच्चे को जिसको इंग्लिश आती है उसको हम हिंदी लिटरेचर नहीं दे सकते, क्योंकि वो उस चीज़ का हैबिचुअल नहीं है, उसकी वो टेंडेंसी नहीं है। एक तो ये एग्ज़ाम्पल। दूसरा एग्ज़ाम्पल समझिए कि पूरे क्लास में 110 बच्चे हैं, 110 में 109 बच्चे फ़िलॉसफ़ी में पास हो रहे हैं, बट एक बच्चे की बैक आ रही है। तो क्या है, मैं उसको फ़ोर्सफुली नहीं कह सकती कि ऐसा करो। उसकी प्रकृति में ही ऐसा नहीं है कि वो फ़िलॉसफ़ी को एक्सेप्ट कर सके। वो सब्जेक्ट उसके लिए नहीं, वो बच्चा फ़िलॉसफ़ी के लिए नहीं। ठीक है? तो ये एक बात हो गई। तो जब तक हमें पता नहीं होगा, जैसे माँ-बाप ज़बरदस्ती एडमिशन करवा दे रहे हैं, बीएड करो, टीचर बनना है। अब बीएड का टेक्सचर भी तो बच्चे में आना चाहिए, तो वो इस चीज़ पर बल देता है। ठीक है? नेक्स्ट और लास्ट क्या है? छात्र का विकास करना। जॉन डीवी भी इस बात पर बात करते हैं कि बच्चे का हम इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो जाए, और यही हमारी एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक? तो ये स्लाइड पूरी कंप्लीट। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन। इस पर अलग अलग तरीके से बात की गई कि ये क्या क्या बात करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट है प्रक्रिया प्रधान शिक्षा। तब इसमें क्या है प्रक्रिया प्रधान में? देखो, बच्चे जो होते हैं जन्म से ही एक्टिव होते हैं, एक्टिव लर्नर। आप छोटे से बच्चे को देखिए, आप कोई चीज़ करेंगे वो बच्चा भी करेगा, भले ही उल्टे सीधे तरीके से करे, बट वो करेगा, है ना? तो जो उल्टे से सीधे तरीके से करने की चीज़ है, दैट मीन्स कि वो बच्चा लर्नर है। वो कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, है ना? तो ये है प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड एजुकेशन। बच्चे में ऑटोमेटिकली चीज़ें इनबिल्ट हैं, बस हमें क्या है उसको एक उसको मतलब हमें एक क्या देना रहता है, एक गैजेट देना रहता है। फॉर एग्जांपल, बच्चा जानता है कि एक पजल को सॉल्व कैसे करना है, बट आप उसे पजल तो दीजिए, तभी तो उसको सेट करके लगा पाएगा ना। तो ये हुआ प्रोसेस ओरिएंटेड एजुकेशन। नेक्स्ट क्या है, मानव कल्याण के लिए शिक्षा। मानव कल्याण के लिए शिक्षा क्या है, जब हम चीज़ों को जानेंगे, जब हम चीज़ों को समझेंगे, तभी तो हम कोई चीज़ कर पाएंगे ना। जैसे अगर मनुष्य को शिक्षित ना किया जाता तो वो भी एक बंदर की तरह, एक बनमानुस की तरह, ठीक है, वो वैसे ही वर्क करता। क्या वो जान पाता कि कैसे कैसे हमको कपड़े पहनने चाहिए, किस किस तरीके से रहना चाहिए? आज का मानव वही शिक्षित है जब वो जान ले कि मैं किस फंक्शन में जा रहा हूँ और किस तरीके के कपड़े पहन रहा हूँ। सोच करके देखिए, जो गांव के लोग आए हुए होते हैं वो शहर को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते या कुछ कर लेते हैं। दैट मीन्स कि उनमें लिटरेसी लेवल उस दूसरे वाले बंदे से ज़्यादा है। और लिटरेसी आपके गेटअप से, आपकी पर्सनैलिटी से दिख जाती है कि ये आप कितने लिटरेट हो। द वे ऑफ स्पीकिंग, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, द वे दैट यू मैनर टू एनीवन एल्स, है ना? कैसे आप बिहेव करते हो, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, बालक केंद्रित शिक्षा। ये बहुत अच्छे से सभी को समझ में आता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चा अपनी इंटरेस्ट को बता पाता, अपनी टेंडेंसी को बता पाता है, वहाँ पर वो वैसा ही करिकुलम पा पाता है। ठीक है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट आज भी टीचर्स चाइल्ड सेंटर्ड को कम प्रेफर करते हैं। टीचर अपनी एबिलिटीज़ को ज़्यादा शो करता है। ठीक है? बहुत सारे बच्चे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट माइंड के, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ वाले, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले, अलग अलग एरिया से आए हुए, अलग अलग फैमिलीज से आए हुए। तो क्या है, सभी अलग है ना। तो हर बच्चे को अपने तरीके का लिखना आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछा गया फिलॉसफी में कि आप बताइए कि आप टीचर को किस तरीके से देखते हैं, तो हर बच्चा अलग आंसर करेगा। रीज़न, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आया, अलग अलग माइंड सेटअप है उसका। तो अगर टीचर यही समझ कर बैठ जाए कि नहीं इसका आंसर सिर्फ यही होता है, तो उसके सारे ही आंसर, सारे बच्चों के आंसर्स गलत हो जाएंगे ना। तो ये हो गई एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। फिर क्या है, बुनियादी शिल्पों का महत्व। यहाँ पर भी क्रिएशन की बात की गई है। बच्चे के अंदर एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ठीक है? और उस क्रिएटिविटी के लिए हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। ठीक है? अगर बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी रहेगी तो वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अपनी लाइफ को चला सकता है। जैसे बोलते हैं, हिंदी का एक वर्ड क्या होता है, वो जीविकोपार्जन कर सकता है। ठीक है? वो सेल्फ डिपेंड हो सकता है अगर उसके हाथ में कोई शिल्प है, हाथ में उसके कोई एक क्रिएटिविटी है। ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या हो जाता है, सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर सोशल लाइफ।
मनुष्य क्या है, एक सोशल बीइंग है। तो अगर वो अच्छे से चीज़ों को करेगा तो हमारी सोसाइटी बेहतर डेवलप होगी। जैसे कॉलेज में ही आप देखो, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, जो किसी भी टीचर से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। कुछ क्या है, बिल्कुल सोशल नहीं है, वो बात करना भी नहीं पसंद करते। तो क्या है, उस बच्चे के कंपैरिजन में जो बच्चा एक्टिव लर्नर है, एक्टिव है सोसाइटी के प्रति, तो उसका एक अच्छा कांटेक्ट बनेगा, उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा बनेगा, वो अच्छी चीज़ों को पा पाएगा, ठीक है। और जिन बच्चों का कम्युनिकेशन गैप होता है, दैट मीन्स कि वो सोशली कनेक्ट बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो सोशली कनेक्ट होना आपका बहुत ज़रूरी है आज के टाइम को देखते हुए, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन ही सब कुछ करवाती है। ओके, तो ये हो गया प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन। प्रैग्मेटिज्म किस किस तरीके की एजुकेशन चाह रहा है, इसकी बात इसमें की गई। नेक्स्ट देखिए, करिकुलम क्या है। अब इसमें 4 सिद्धांत की बात की गई। करिकुलम में प्रैग्मेटिज्म सिर्फ 4 सिद्धांत की बात करता है, और वो सिर्फ इसकी बात करता है एकीकरण का सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें ये क्या बात करता है कि एक पर्टिकुलर एक मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पर आपको आधारित नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये बात की जाती है, एकीकरण का सिद्धांत क्या बोलता है, वो एक सीधी सी बात करता है। और प्रैग्मेटिज्म इस सिद्धांत को कैसे वेरीफाई कर रहा है, अब ये देखिए क्या है। प्रैग्मेटिज्म बात करता है कि आपका जो माइंड है, मतलब आपकी जो कॉग्निटिव है, आपका बुद्धि है, इसका और ज्ञान का एकीकरण होना चाहिए। मतलब आपके माइंड सेटअप में कुछ चल रहा है, आपकी नॉलेज कुछ और कह रही है। जैसे मुझे पता है कि फ़िलॉसफ़ी की डेफ़िनिशन ये होती है, और फ़िलॉसफ़ी मेरे माइंड में भी वही चीज़ है कि हाँ, ऐसी होती है। तब आप जा कर के चीज़ों को एक कर पाओगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट कुछ और पढ़ा और आपका माइंड कुछ और बोलता है। और ज़्यादातर यही होता है, ये जो एकीकरण का सिद्धांत है ना, यही नहीं सही होता है ज़्यादातर लोगों का। क्या प्रॉब्लम होती है ना, जो बुक में दिया होता है वो उस चीज़ को वो डिनाई करते हैं कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं होती है। वहाँ पर क्या होता है, वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको डिनाई कर रहे होते हैं। वहाँ पर आपकी लाइफ में क्या चीज़ का लेक होता है, वहाँ पर लेक होता है कि आप उस चीज़ को वहाँ तक प्रैक्टिकली कभी समझ ही नहीं पाए हैं। जब आपने किसी चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं देखा, तब आपको इतना राइट नहीं बनता कि आप उस पर क्वेश्चन पुट अप करें, ठीक है। आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं तब जब आपकी भी नॉलेज उस लेवल की हो जाए, जब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी उस लेवल का हो जाए, तब आप उस बुकिश नॉलेज को हाँ बोल पाएंगे, ठीक है। ये एक समझाने का सिद्धांत से मैं समझा रही हूँ। जस्ट इसके अपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि अपवाद हर जगह हैं और एक्सेप्शंस हर जगह हैं, ठीक है। तो ये हो गया एकीकरण का सिद्धांत। यहाँ पर बच्चे के लिए कहा जाता है कि बच्चा इस तरीके का हो कि वो एक विशेष विषय पर ही अपना सारी एबिलिटी ना झोंक दे। वो अपने माइंड को, अपने ज्ञान को हर एक इंडिविजुअल चीज़ में लगाए, ठीक है, जो उसने अर्जित किया है। नेक्स्ट क्या हो जाता है, उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। यहाँ पर ये बात की जा रही है, जो करिकुलम में जो भी सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, ऐसे सब्जेक्ट दिए जाएं जो बालक के लिए उपयोगी हो। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो उसकी लाइफ में कोई यूज़ वाला ही ना हो, ठीक है। जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो वो आपको बीएड में क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, या बीएड में सबसे ज़्यादा क्यों पढ़ाई जाती हैं सारी चीज़ें। आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे लगते होंगे कि हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि प्रैग्मेटिज्म ही हम क्यों पढ़ रहे हैं, कहीं हमें टीचिंग में तो पढ़ाने में आएगा नहीं। क्या हम बच्चे को बताएंगे प्रयोजनवाद क्या होता है, नहीं बताएंगे। बट इसके पीछे एक रीज़न है ना, आप प्रैग्मेटिज्म में कितनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, उसके अंदर आप झांक करके देखिए, तो ये हो जाता है उपयोगिता का सिद्धांत, जब हम अपने ही ज्ञान को कहीं और पर यूज़ कर सकें, ठीक है। इसी तरीके से करिकुलम में ये क्यों रखा गया उपयोगिता का सिद्धांत, कि हम उसी चीज़ को पढ़ें जो उस चीज़ का हम आगे यूज़ कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अनुभव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर क्या हो जाता है, बच्चे को हम इस तरीके से सिखाएं कि उसे खुद भी उस चीज़ का एक्सपीरियंस मिले। मतलब मैंने आपसे कहा बोर्ड पर लिखना सीखिए, और आपने बोर्ड पर लिखा नहीं, ठीक। थोड़े टाइम बाद आपको पता चलेगा कि जब मैं टीचिंग करने गया, अगर मैंने पहले लिखा होता तो मुझे बेनिफिट मिलता। और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि जिन्होंने बोर्ड पर लिखने की प्रैक्टिस की, तो जिन्होंने प्रैक्टिस की उन्होंने करके सीखा ना अपने एक्सपीरियंस से, तो जो उन्होंने करके सीखा ना, उसका उन्हें बेनिफिट मिला,
राइट? तो फिर वहाँ पर उन्हें इस तरीके से इतने सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो वो करके सीखते हैं, स्वयं से सीखते हैं। तो ये हो जाता है अनुभव का सिद्धांत, ठीक? और करिकुलम में हम इसे क्यों मेंशन करके रखे हुए हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे आपने कॉलेज लेवल पर अगर पॉलिटिक्स जॉइन की, कॉलेज लेवल पर आपने डिबेट की, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर एक नया स्किल डेवलप कर देती हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी में भी कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे पॉलिटिशियंस कैसे बनते हैं, वो पहले ही स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं ना, स्कूलिंग में और फिर आपके कॉलेज लेवल पर, हर जगह पर इस तरीके से रहते हैं। देखिए किसी बच्चे में एक टीम लीडर की बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, कुछ बच्चों में नहीं होगी। दैट मीन्स कि वो पहले से ही ऐसे चलते चले आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, बालक की रुचि का सिद्धांत। बालक की रुचि का सिद्धांत क्या हो जाता है, उसमें जित जो बच्चे को इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छे से कर पाएगा, है ना? मतलब उसमें क्या है, क्रिएटिविटी कितनी है, उसमें किस तरीके की आर्टिस्टिक वे है उसका। तो ये सारी चीज़ें विकसित करने के लिए हम करिकुलम में बच्चे की रुचि पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक, तो ये हो गया प्रयोजनवाद का करिकुलम। नेक्स्ट देखिए, स्कूल कैसा होना चाहिए। इनका स्कूल कैसा होना चाहिए कि स्कूल में बच्चे को इस तरीके की चीज़ें मिलें, इस तरीके की चीज़ें मिलें, उसे एक अलग सा वातावरण मिले, एक आदर्श वातावरण, जिसमें बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा क्या है ना, विद्यालय इस तरीके का होना चाहिए जहाँ पर समाज को वो कनेक्ट कर सके। जैसे हमारे स्कूल कैसे होते हैं, सोशलिज्म हम सबसे पहली बार फैमिली से निकलने के बाद अपने स्कूल से सीखते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म बात करता है स्कूल और समाज का घनिष्ठ एक क्या है, रिलेशन है, बहुत ज़्यादा अच्छा एक रिलेशन है। तो समाज में जितनी भी चीज़ें उत्पन्न होंगी, मतलब जितनी भी श्रेष्ठता उत्पन्न होगी, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बनाने के लिए हमें समाज में क्या चाहिए, अच्छे स्कूल्स चाहिए। तो प्रैग्मेटिज्म बात करता है अच्छे स्कूल से ही एक बच्चे में, एक व्यक्ति में अच्छे गुणों का विकास किया जा सकता है। तो प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग इस तरीके का स्कूल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक टीचर कैसा होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये जो डेफिनेशन दी गई व्यवहारवाद के अनुसार, शिक्षक बालकों का मित्र, पथ प्रदर्शक एवं सलाहकार होना चाहिए। और ये तो होना ही चाहिए टीचर में। प्रैग्मेटिज्म एक तरीके की बात और करता है कि सबसे पहले टीचर बच्चों के साथ पर्सनल रिलेशन क्रिएट करे, जिससे वो उनके इंटरेस्ट को जान सके। ठीक है, और जब उनके इंटरेस्ट को जानेगा तो वो और भी सारी चीज़ों को समझ सकेगा। जैसे एक मैं हमेशा से एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करके लाया औ और टीचर ने उसे पीटना शुरू कर दिया, तो ये तो गलत है ना। पहले टीचर को समझना चाहिए कि आखिर उस बच्चे ने होमवर्क क्यों नहीं किया, रीज़न क्या था, राइट? फिर नेक्स्ट क्या बात हो जाती है कि परिवर्तनशील समाज की परिस्थिति का बोध। जितने भी सोसाइटी में चेंजेज़ आ रहे हैं, इसका टीचर को खुद में भी सेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि 10 साल पहले जो हमने ग्रेजुएशन किया था, उसी तरीके के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को आज मैं पढ़ाऊँगी, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो टीचर कैसा हो, टीचर चीज़ों को समझने वाला हो कि आज का टाइम हमसे क्या डिमांड कर रहा है। और फिर उसके साथ-साथ जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, उसे उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, टीचर के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से गुण होने चाहिए कि एक वो बहुत ज़्यादा शार्प इंटेलिजेंस रखता हो, है ना? बहुत ज़्यादा निपुण हो, अपने आप में बिल्कुल परिपूर्ण टाइप, और व्यवहार कुशल। प्रैग्मेटिज्म सबसे ज़्यादा व्यवहार पर फोकस करेगा, ठीक है? इस पर हमेशा याद रखिए। तो ये हो गया टीचर। नेक्स्ट क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की क्या बात करते हैं ये? डिसिप्लिन में इनका क्या है कि इसी डेफिनेशन में देखिए, अनुशासन का अर्थ है अनुशासन की शक्ति, उन स्रोतों पर अधिकार जिनसे कार्य लिया जाता है, यह जानना कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और उसे करने के लिए क्रिया करना और उनसे अनुशासित होना, चाहे हम मस्तिष्क की बात करते हों अथवा सेना की। ठीक है, यहाँ पर इसकी बात की गई। तो ये बात क्या कर रहे हैं, आप अपने माइंड को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। प्रैग्मेटिज्म इसकी बात करता है। प्रैग्मेटिज्म बात करता है अनुशासन वो है कि जब हमारा एग्ज़ाम हो और तब हम उस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर आवर टाइम टेबल।
ठीक है, मैं अपना टाइम टेबल कैसे बनाऊँगा और उस टाइम टेबल बनाने के बाद हम उस चीज़ पर किस तरीके से फ़ोकस कर सकते हैं, किस तरीके से कॉन्सन्ट्रेट करेंगे, कैसे हम खुद को मैनेज करेंगे। हमारा मन तो इधर-उधर भागेगा ना, तो ये बात करता है मन पर और अपने मस्तिष्क पर हम कैसे डिसिप्लिन रखेंगे। तो ये इस तरीके के डिसिप्लिन को प्रैग्मैटिस्म में बताया जाता है। नेक्स्ट देखिए, टीचिंग मेथड इनमें 3 बताए गए हैं। वो क्या है? सबसे पहला क्या है? सबसे पहले ये बात करते हैं, जो यहाँ डेफिनेशन दी गई वो समझिए। प्रयोजनवाद प्रगतिशील शिक्षण पद्धति में विश्वास करता है। मतलब वो एक ऐसे शिक्षण में विश्वास करता है कि अगर बच्चे को आज ए आया है तो कल उसे बी आना चाहिए, ठीक है? तो उसमें एक प्रोग्रेस होनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, रॉस के अनुसार यह प्राचीन के प्रति चेतावनी देता है कि हमारी विधियां प्रयोगात्मक हों, मतलब जितनी भी हमारी विधियां हैं बहुत प्रैक्टिकल वे में होनी चाहिए, तथा अधिक समय तक शिक्षण को प्रभावी ना बनाए। ऐसा कोई मेथड नहीं होना चाहिए जिससे टीचिंग ही हमारी अफेक्ट होने लग जाए। ये वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ठीक है? टीचिंग अफेक्ट होने का मतलब कि हम सिर्फ मेथड को ही इतना फोकस दे रहे हैं और जो हमें एक्चुअली पढ़ना है, पढ़ाना है, जो हमारा टॉपिक है, वो छूट रहा हो। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है? डूइंग बाय सेल्फ, मतलब करके सीखिए, डूइंग बाय एक्सपीरियंस, ठीक है? लर्न बाय एक्सपीरियंस, इसकी बात करते हैं। और थर्ड आ जाता है हमारा ये सानुबंधता, यानी इंटीग्रेशन की पद्धति। अभी मैंने पीछे भी आपको समझाया था, कहाँ गया, यहाँ पर भी सिखाया था, ठीक है? ये जो मैंने आपको फर्स्ट वाला समझाया, एकीकरण का सिद्धांत, यही वाला इसमें भी हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गए टीचिंग मेथड्स। फिर प्रयोजनवाद के गुण तथा दोष समझ लीजिए, क्योंकि ये मेरिट्स और डीमेरिट्स जरूर पूछता है प्रयोजनवाद के। सबसे पहले क्या? उपयोगिता पर विशेष बल दिया, तो ये इनका गुण हुआ कि ये बात करते हैं जो भी करना है आप ऐसा सिखाइए जो बच्चे के काम में आ सके। नेक्स्ट क्या है? क्रिया करने पर बल, मतलब ये वर्किंग पर भी फोकस करते हैं कि आप वर्क करिए तभी कुछ हो सकता है। जनतांत्रिक शिक्षा पर, मतलब पूरी ऑल टोटल शिक्षा पर ये बल देते हैं। नेक्स्ट क्या है? बालक शिक्षा का केंद्र है, चाइल्ड सेंटर्ड है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामाजिक जीवन की तैयारी, मतलब ये सोसाइटी को लेकर के सोशल लाइफ की बात करते हैं। फिर जो आपका व्यवहारिक जीवन है, आप किससे कैसा व्यवहार करते हो, इस चीज़ की तैयारी होनी चाहिए। फिर योजना पद्धति का निर्माण करना, हम कोई भी काम करेंगे एक योजना के तहत करेंगे, ठीक? तो ये तो इनके गुण हो गए जो बहुत अच्छे हैं, जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी भी हैं। अब प्रयोजनवाद के दोष क्या-क्या हैं? शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की अवहेलना। जो हमने पहले पढ़ा था नेचुरलिज्म में या आइडियलिज्म में, कि एक शिक्षा कहाँ तक आपको ले जाती है कि आपका एक्चुअली क्या है, मतलब जो आपका एक्चुअली सीन क्या है पढ़ाई का, वो यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो आपका सीधे हम डायरेक्ट हम बात करते हैं मेडिटेशन और आध्यात्मिक वे की, तो सत्य की खोज की, तो प्रैग्मेटिज्म इसकी बात नहीं करता। तो ये एक दोष है इनका। नेक्स्ट देखिए, भूत की अपेक्षा करना, मतलब जो पास्ट की चीज़ है उस पर ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। हाँ, यहाँ उपेक्षा था और ये अपेक्षा लिख गया है। नेक्स्ट, सत्य एवं मूल्यों का विरोध करना, मतलब वैल्यूज़ और ट्रुथ को बहुत ज़्यादा फोकस में नहीं लाते, है ना? नेक्स्ट क्या है? सत्य को परिवर्तनशील बताना, ये बताते हैं कि जो आज सत्य है वो कल झूठ हो गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर के है, तो इस तरीके से ये गलत है कहीं न कहीं। और सांस्कृतिक मूल्यों की उपेक्षा करना, मतलब जो भी हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनकी उपेक्षा करता है। नेक्स्ट, आध्यात्मिक गुणों की अवहेलना करना, जो भी स्पिरिचुअलिटी के वेज़ हैं ये उसको गलत बताता है, अवहेलना करता है, इंसल्ट करता है। मानवीय आदर्शों की अवहेलना करना, जो हमारे मानव के जो भी आदर्श हैं उनकी अवहेलना करना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको गलत बताता है ये, जो कि नहीं सही है, ठीक है? तो यहीं पर प्रयोजनवाद ख़त्म हो जाता है। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो देन यू कैन कमेंट मी, यू कैन मेल मी, कुछ भी आप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज़। और नेक्स्ट अब नया टॉपिक फिर से आपको मिलेगा, जल्दी ही मिलेगा, ओके? तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड इवनिंग, बाय बाय।